नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, धीरे धीरे गौतम अडानी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के एक प्रमुख मुद्दे बनते जा रहे हैं। आज राहुल गांधी ने भी सवाल पूछ लिया कि गौतम अडानी किस हैसियत से 5 साल पहले मीटिंग कर रहे थे, उनकी भूमिका क्या है, उनका बीजेपी में रोल क्या है। और ये सवाल अब पूरे महाराष्ट्र में गूंज रहा है, क्योंकि ये जो सवाल उठ गया है इसके जवाब अब बीजेपी के नेताओं को भी देने पड़ रहे हैं। सबसे पहले तो अजीत पवार ने इस मसले को उठाया था कि 5 साल पहले जिस दिन सुबह शपथ लेने जा रहे थे देवेंद्र फडणवीस, जो 88 घंटे के मुख्यमंत्री बने थे, सुबह 5 बजे शपथ ली थी उन्होंने। उस दिन रात में एक मीटिंग हुई थी गौतम अडानी के घर पर, जिसमें अमित शाह भी थे, देवेंद्र फडणवीस थे, प्रफुल्ल पटेल थे, वो थे और शरद पवार थे। और जब इस मीटिंग का खुलासा हो गया तो अपने आप में पूरे महाराष्ट्र में ये बात फैल गई कि इस तरह की एक साजिश रची गई थी। उद्धव ठाकरे की सरकार न बनने पाए, महाविकास आघाड़ी की सरकार न बनने पाए, इसके लिए और उसमें दबाव डाला गया था या लालच दिया गया था कि जो मामले चल रहे हैं एनसीपी के नेताओं के ऊपर, उनको वापस ले लिया जाएगा बशर्ते एनसीपी बीजेपी के साथ आ जाए। तो अजित पवार ने यह भंडाफोड़ किया था। इसके बाद अब सवाल उठ खड़े हुए, तो अब सबसे जवाब मांगे जाने लगे। देवेंद्र फडणवीस से जवाब मांगा गया तो पहले तो उन्होंने इनकार ही कर दिया कि ये मीटिंग हुई थी लेकिन उसमें गौतम अडानी नहीं थे, और फिर ये भी कह दिया कि गौतम अडानी के घर पर नहीं हुई थी ये मीटिंग। लेकिन जब शरद पवार से उसी संवाददाता ने पूछा तो शरद पवार ने कहा ये मीटिंग गौतम अडानी के घर पर ही हुई थी और गौतम अडानी भी मौजूद थे। बेशक उन्होंने ये कहा कि मीटिंग में गौतम अडानी मौजूद नहीं थे, वो एक तरह से डिनर के आयोजक थे, यानी इस मीटिंग के आयोजक वे थे लेकिन उसके पार्टिसिपेंट्स नहीं थे। अब ये कोई मानने को तैयार नहीं है कि आखिरकार अडानी के घर पर मीटिंग हो रही है तो अडानी है कौन, किस हैसियत से अपने घर पर इन तमाम नेताओं को बुला रहे हैं, जिसमें गृह मंत्री भी हैं, वो भी वहाँ पर आ रहे हैं और ये तमाम बड़े नेता भी एकजुट हो रहे हैं। तो जाहिर है कि अडानी की एक भूमिका तो है ही। और अडानी की ये भूमिका क्यों है, वो क्यों ये मीटिंग आयोजित करना चाहते थे? क्या इसलिए कि महाराष्ट्र में धारावी का प्रोजेक्ट उन्हें चाहिए था और दूसरी सुविधाएं चाहिए थी, और अगर उनकी मन मर्जी वाली सरकार नहीं बनेगी तो उन्हें वो प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। और हुआ भी यही, जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बन गई तो उद्धव ठाकरे के रहते उन्हें वो प्रोजेक्ट नहीं मिला, और जैसे ही उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई गई, शिंदे की सरकार आई 2022 में, तो उन्हें धारावी का प्रोजेक्ट दे दिया गया। तो ये एक पूरा कनेक्शन बनता है कि कैसे अडानी इस सब में शामिल थे। अब इसके और भी मायने हैं। मसलन एक मायना तो ये है गुजराती बनाम महाराष्ट्र का, मराठियों का। अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तो गुजराती हैं ही। ये गुजराती होने के नाते गुजरात का भला कर रहे हैं, महाराष्ट्र का नुकसान कर रहे हैं, महाराष्ट्र से सारे प्रोजेक्ट ले जा रहे हैं। अब इसमें अडानी फैक्टर भी आ गया कि वो अडानी को भी ला रहे हैं, और अडानी महाराष्ट्र में जो संपत्तियां हैं उन पर कब्जा भी कर रहा है। यानी दो तरफ से महाराष्ट्र पर हमला हो रहा है। एक तो उनके प्रोजेक्ट ले जाए जा रहे हैं और दूसरा वो अपने आदमी ला रहे हैं और मुंबई पर और महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों पर अपना कब्जा कर रहे हैं। इसका तीसरा एक संदेश ये जाता है कि देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी और बीजेपी के दूसरे नेता इस समझौते के लिए तैयार थे और चाहते थे, दबाव डाल रहे थे ताकि अडानी का काम हो जाए। अडानी का काम करने के लिए ये ब्लैकमेलिंग हो रही थी, एनसीपी के नेताओं को ब्लैकमेल किया जा रहा था, उन पर दबाव बनाया जा रहा था। अब आप सोचिए कि राहुल गांधी बोल रहे हैं, शरद पवार जवाब दे रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस को बोलना पड़ रहा है, उधर अजित पवार बोल चुके हैं, और इसमें अडानी की एक बड़ी भूमिका निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में ये पूरा मामला जब महाराष्ट्र के चुनाव में, और वो भी ध्यान रखिए अंतिम फेज के दौरान, ये बड़ा मुद्दा बन गया है। 18 तारीख को तक कैंपेनिंग का आखिरी दिन है, 20 को वोट डाले जाने हैं और 15 तारीख है। 3-4 दिन में ये मुद्दा बड़ा होता जा रहा है।
बल्कि राहुल गांधी ने तो बाकायदा ट्वीट भी किया अडानी को लेकर कि इन्हीं के ये हैं तो सेफ हैं, ये एक हैं तो सेफ हैं। पहले उसका पोस्टर जारी किया, फिर उन्होंने इस बारे में एक वीडियो भी जारी किया। तो धीरे धीरे अडानी, जो कि बीजेपी कतई नहीं चाहती होगी कि अडानी बीच चुनाव में आकर एक मुद्दा बन जाए, क्योंकि अडानी अब कुख्यात हो चुके हैं, बदनाम हो चुके हैं भारतीय राजनीति में, इस लिहाज से कि वो मोदी के आदमी हैं, मोदी शाह के आदमी हैं, और मोदी और शाह उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, उसे कुछ भी देने के लिए तैयार हैं। कोई भी प्रोजेक्ट, एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, पावर प्लांट हो, जहाँ कहीं भी जो कुछ भी संभव है वो अडानी को दिया जा सके। और अब महाराष्ट्र में भी ये धारावी का एक बड़ा प्रोजेक्ट, जो कि जिसमें कहा जा रहा है कि अडानी कम से कम 20,000 करोड़ रुपए कमाएंगे। और यही नहीं, धारावी के प्रोजेक्ट के साथ साथ अभी शिंदे सरकार ने जाते जाते उन्हें 3 या 4 जगह और लैंड अलॉट की है पुनर्वास के नाम पर, कि जो धारावी से लोग बचेंगे उनके पुनर्वास के लिए। तो धीरे धीरे वो जो लैंड जितनी धारावी प्रोजेक्ट के लिए दी गई थी अडानी को, उससे और ज़्यादा उसकी मांग बढ़ती जा रही है और ज़्यादा उसे ज़मीन मिलती जा रही है। यही नहीं, जो उन्होंने कंपनी बनाई है जिसमें महाराष्ट्र की सरकार भी कुछ % की हिस्सेदार है, अब ये हो रहा है कि मुंबई में जहाँ कहीं भी कंस्ट्रक्शन होगा उसको इससे परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी एक तरह से अडानी का पूरा मुंबई पर राज हो जाएगा, कब्जा हो जाएगा। और ये जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? वो तो ये कहते हैं आमची मुंबई, मुंबई मानुष, मराठी मानुष, ये वहाँ की धारणा है और ये भावना है। ऐसे में अगर अडानी आकर दखल देता है और दखल कर रहा है तो ये लोगों के गुस्से को और बढ़ा रहा है। ये गुस्सा पहले से बढ़ रहा था और ये लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि इसका असर किस तरह से हुआ था। और अब मराठी बनाम गुजराती में ये जो अडानी वाला एंगल मिल गया है, जुड़ गया है, उससे और भी ज़्यादा बीजेपी को झटका लग सकता है। अब बीजेपी इसको मैनेज करने के लिए क्या कर रही है, कैसे कर सकती है, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। असल में वो बुरी तरह से उलझ गई है, फंस गई है। वो अडानी का नाम खारिज नहीं कर सकती, क्योंकि अब ये देवेंद्र फडणवीस ने तो इनकार कर दिया कि अडानी नहीं थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस पर भरोसा कौन करता है? महाराष्ट्र के लोग ही अब उसमें भरोसा नहीं करते, क्योंकि जिस तरह से वो जब भी सरकार में थे वो मोदी और शाह के इंस्ट्रक्शन पे सरकार चला रहे थे, और उप मुख्यमंत्री जब बने वो शिंदे सरकार में, तब भी उनका वही रवैया था। तो महाराष्ट्र के लोग अब उन्हें महाराष्ट्र के बजाय मोदी शाह का आदमी ज़्यादा मानते हैं, इसलिए वो वहाँ के मराठी जनता का विश्वास खो चुके हैं। तो देवेंद्र फडणवीस की बात का कोई भरोसा नहीं कर रहा है। अब अमित शाह अभी तक खामोश है। अमित शाह ने अभी अपनी ज़ुबान नहीं खोली है। वो जानते हैं कि उनकी ज़ुबान खुलते ही ये मामला और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो ना तो इनकार कर सकते हैं और ना हाँ कर सकते हैं। अडानी भी इस पूरे खेल में शामिल है, तो अडानी भी चुप ही रहेंगे, उनसे उनकी ज़ुबान भी नहीं खुलेगी। तो अगर ये चुप रहते हैं तो लोगों के दिमाग में शक और बढ़ता है, और अगर ज़ुबान खोलते हैं तो इस मामले की इस जो धारणा है उसकी तस्दीक हो जाती है, उसकी पुष्टि हो जाती है कि हाँ, ये खेल खेला गया था। और चूंकि ये एक मीटिंग हुई थी और उसके बाद हमने 2-2.5 साल के बाद देखा कि कैसे सरकार तोड़ी गई, गिराई गई, और फिर अडानी को फ़ायदा हुआ, तो एक पूरा जो सिलसिला है वो बनता है कि कैसे साजिश का खेल 5 साल पहले शुरू हो गया था, फिर 2-2.5 साल बाद सरकार गिराई गई, फिर नई सरकार आई, फिर धारावी प्रोजेक्ट दिया गया और दूसरी सहूलियतें अडानी को दी गई। तो ये पूरा जो कहते हैं ना कि टाइम लाइन देखिए, क्रोनोलॉजी समझिए, अगर अमित शाह की भाषा में बात करें तो क्रोनोलॉजी समझिए। तो ये क्रोनोलॉजी है जो स्पष्ट कर रही है कि बीजेपी, अमित शाह और मोदी, और जो महाराष्ट्र का बीजेपी का नेतृत्व है
और बल्कि सरकार का नेतृत्व है, ये सब आपस में वो एकजुट थे और वो इस खेल को खेल रहे थे। तो पूरे महायुति के जो घटक हैं सबकी छवि पर प्रश्न चिन्ह लग गया है, सबके ऊपर शक का निशान लग गया है कि ये सब मिलकर अडानी के लिए काम कर रहे थे, महाराष्ट्र के लिए काम नहीं कर रहे थे, महाराष्ट्र के हितों की अनदेखी कर रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा धक्का है। हमें नहीं पता कि इसको जो विपक्षी गठबंधन है महाविकास अघाड़ी, उसके विभिन्न घटक कैसे भुना पाएंगे। इसका एक एंगल ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि शरद पवार ने ही ऐसे मौके पर ये मामला छेड़ने को अजित पवार को कहा हो, क्योंकि अजित पवार के बारे में ये माना जाता है कि मोदी शरद पवार के कहने पर वहाँ गए होंगे और वापस शरद पवार उन्हें ले भी लेंगे। तो क्या अजित पवार का इस्तेमाल वो इस तरह से कर रहे हैं? अजित पवार सोचे समझे खेल का हिस्सा है और बीजेपी को ऐन वक्त पर गच्चा दे रहे हैं। ये सब देखना है, परिणामों में पता चलेगा कि असल में हुआ क्या था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।